नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। आपको घना घना राम राम। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन। जैसा कि इसका एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। आज हम देखेंगे इसमें मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो न्याय पहले भी होता था। तो मौर्य काल की बात करें हम, तो जो सम्राट होता था, सम्राट वो इस न्याय व्यवस्था में वो सर्वोच्च होता था। यानी जो सम्राट जो निर्णय देता था वो उसका अंतिम निर्णय होता था और वो सबको मानना पड़ता था। तो ये सबसे प्रमुख जो था, सर्वोच्च होता था। यानी एक प्रकार से हम कहें कि मगध का जो पाटलिपुत्र का जो न्यायालय था उस समय, पाटलिपुत्र का जो न्यायालय था वो सबसे बड़ा न्यायालय था। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं उसको, उस समय का सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य था तो क्या सभी निर्णय इसी न्यायालय में होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में अगर न्याय अकेला ये सम्राट करेगा तो उसको दिन रात वो न्याय ही करता रहेगा, दूसरे कार्यों के लिए उसको समय नहीं मिल पाएगा। जैसे कोई छोटे विवाद होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि तुलसीराम ने रामप्रसाद के खेत में भैंस छोड़ दी, तो ये दोनों के बीच में विवाद हो गया। लेकिन ये छोटा विवाद है, यानी इस छोटे विवाद को यहाँ तक नहीं ले जाया जा सकता। तो इसके लिए निम्न स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। क्या होते थे? ग्राम न्यायालय। इसका जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी होता था। कौन होता था? ग्रामणी। यानी ग्राम न्यायालय में निर्णय कौन देता था? ग्रामणी। निर्णय देने का काम ग्रामणी का होता था। तो ये सबसे निम्न स्तर के न्यायालय थे और ये सबसे उच्च स्तर का न्यायालय होता था पाटलिपुत्र का, जो सबसे बड़ा न्यायालय था। और ये ग्राम न्यायालय यानी अलग अलग गांवों में होते थे, निम्न स्तर। ये दो न्यायालय के अलावा और न्यायालय होते थे, जैसे संग्रहण स्तर पर द्रोणमुख, जनपद स्तर पर ये न्यायालय होते थे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों न्यायालयों को छोड़ दें, यानी सबसे छोटा और बड़ा, तो ये बीच के जो न्यायालय होते थे ये दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के न्यायालय। देखो आसानी से समझेंगे हम, यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय और सबसे छोटा न्यायालय, इन दोनों को छोड़ दें तो जो बीच की कैटेगरी के जो न्यायालय होते थे वो दो प्रकार के होते थे। तो देखो कौन कौन से होते थे। एक तो था धर्मस्थी न्यायालय और दूसरा होता था कंटक शोधन। ये दो न्यायालय होते थे। अब धर्मस्थी न्यायालय में क्या होता था और कंटक शोधन में क्या होता था? तो ये धर्मस्थी न्यायालय थे, एक प्रकार से दीवानी न्यायालय थे। कैसे थे? दीवानी अदालतें या दीवानी न्यायालय। और ये कंटक शोधन थे, ये एक तरह से फौजदारी न्यायालय थे। फौजदारी विवाद यहाँ निपटाए जाते थे। अब देखो दोनों में क्या समानता है? 3 और 3 यानी कितने हो गए? कुल 6। यानी 6 सदस्य मिलकर इन न्यायालयों में निर्णय देते थे। तो यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर 3 और 3। 3 तो अमात्य होते थे, अमात्य 3 अमात्य इसमें भी है, 3 अमात्य इसमें भी है। और 3 इसमें देखो नाम है धर्मस्थी है, तो 3 धर्मस्थ, जो धर्म का ज्ञान रखने वाले होते थे वो धर्मस्थ। और यहाँ कंटक शोधन में प्रदेष्टि, 3 प्रदेष्टा या 3 प्रदेष्टि। तो 6 सदस्य मिलकर इन न्यायालयों में अपना निर्णय देते थे। अब देखो एक प्रकार से दीवानी न्यायालय, धर्मस्थी न्यायालय थे, तो इनमें किस प्रकार से मुकदमे आते थे? तो देखो चोरी,
चोरी उस समय भी होती थी, चोरी आदिकाल से हो रही है, यानी कि युगों युगों से चोरी होती आई है। डाके और लूट के मामले, तो चोरी उस समय भी होती थी। घर घर में चोर है आज भी, क्योंकि सबने चोरी की है छोटी मोटी, कभी पेंसिल की, कभी कलम की, तो छोटी मोटी चोरी सबने की है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चोरी, डाके और लूट के मामले, तो ये कोई साधारण बात तो है नहीं, कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, तो इनको साहस कहा गया है। क्या कहा गया है? साहस कहा गया है। तो ऐसे मामलों का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में होता था। और देखो, कुवचन, किसी को गलत बोल दिया, किसी की मानहानि हुई, मानहानि, मारपीट, ये मामले भी धर्मस्थीय न्यायालयों में निपटाए जाते थे। तो कुवचन, मानहानि और मारपीट के जो मामले होते थे वो भी धर्मस्थीय न्यायालयों में निपटाए जाते थे। देखो, कुवचन यानी वचन को मुंह से बोला जाता है, मानहानि यानी मुंह से किसी की हानि करना, किसी को गलत बोलना, तो इनको कहा गया है वाक पारुष्य। क्या कहा गया है? वाक पारुष्य। और मारपीट यानी कि हाथों से या किसी अस्त्र शस्त्र से मारपीट की है तो उसको कहा गया है दंड पारुष्य। दंड पारुष्य, दंड पारुष्य। तो इस प्रकार से धर्मस्थीय न्यायालय होते थे। इनको दीवानी अदालतें कहते थे। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य मिलकर इसमें अपना निर्णय देते थे। चोरी, डाके, लूट के मामले जिनको साहस कहा गया है, कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी यहाँ निपटाए जाते थे, जिनको वाक पारुष्य और दंड पारुष्य कहा गया है। कंटक शोधन, इन न्यायालयों में क्या होता था कि राज्य व व्यक्ति के मध्य के जो मामले होते थे वो यहाँ निपटाए जाते थे। यानी राज्य व व्यक्ति के मध्य कोई विवाद हो गया है तो उसको कंटक शोधन फौजदारी अदालतों में निपटाया जाता था। इसके अलावा नगर में जो न्यायाधीश होता था, नगर न्यायाधीश, इसको कहा गया है व्यावहारिक महामात्र। और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे, तो जनपद न्यायाधीश को कहा गया है राज्य। तो इस प्रकार से जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था व्यावहारिक महामात्र, और जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहा जाता था। इसके अलावा कौटिल्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उन्होंने कौटिल्य ने कानून के 4 अंग बताए हैं। कानून के 4 अंग, तो ये याद रखना है कि कानून के 4 अंग किसने बताए हैं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के 4 अंग बताए हैं। देखो कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न तो आता नहीं है, कोई छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस साल 4 नंबर के ही प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर का एक ही बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं शायद। अभी ब्लूप्रिंट तो आया नहीं है 10वीं बोर्ड का, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से फिर उसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न बड़ा आएगा या छोटा आएगा, कौन सा आएगा। तो अभी अपने को ये याद करके चलना है। अब मौर्य काल में समाज कैसा था?
मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। अब मौर्यकाल में समाज कैसा था इसकी जानकारी हमको 3 जगह से मिलती है। कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कहाँ से मिलती है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। एक और अपने जानकारी मिलती है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका। और कहाँ से मिलती है? तो ध्यान रखना, अशोक ने अभिलेख लिखवाए। अशोक के अभिलेख। तो इन 3 जगह से हमें मौर्य काल के समाज के बारे में पता चलता है। तो कौटिल्य ने सीधा सीधा मौर्य काल में सामाजिक संगठन का आधार माना है वर्णाश्रम व्यवस्था को। किसको? वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था कौन कौन से? तो 4 वर्णों को ही सामाजिक संगठन का आधार माना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा कुछ जातियों के बारे में भी लिखा, जैसे पाराशर, चांडाल, उनके बारे में कौटिल्य ने लिखा। मेगस्थनीज ने इंडिका में इस वर्णाश्रम व्यवस्था को बुला दिया है। उन्होंने इस वर्णाश्रम के अलावा वर्गीकरण किया है समाज का, जैसे दार्शनिक वर्गों में वर्गीकृत किया है। किसमें किया है? वर्गों में। तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है। 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है। यानी कि जो जाति व्यवस्था थी उसको, वर्ण व्यवस्था थी उसको भुला दिया है मेगस्थनीज ने, और 7 वर्गों में यहाँ के लोगों को वर्गीकृत कर दिया है। अब जब हम किसी भी समय की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ते हैं। किसकी स्थिति? स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ना तो ज़्यादा अच्छी थी और ना ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन स्मृति काल की अपेक्षा यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को 2 बातें याद रखनी है। पुनर्विवाह और नियोग का अधिकार प्राप्त था। पुनर्विवाह मतलब कि किसी का पति मर गया है, तलाक हो गया, तो वो स्त्री वापस से दूसरा विवाह कर सकती है। और नियोग, अगर विवाह नहीं करे तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अपनी संतान प्राप्ति के लिए रह सकती है। तो ये स्त्रियों की स्थिति थी। तो इस प्रकार से हमारा मौर्य प्रशासन में कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में।